हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, हिस्ट्री इज मच मोर देन दैट। इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी उंगलियों पर आपको याद करवा दूंगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो शायद हर एक स्टूडेंट के मन में डर की तरह बैठा होता है, वो है डेट्स। पर बिलीव मी, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, हिस्ट्री इज मच मोर देन दैट। हिस्ट्री डेट्स से कई गुना बड़ी है, कई ज्यादा गहरी है, और क्या एक टेक्निक हो सकती है जिसकी वजह से हम डेट्स के साथ कंफर्टेबल हो सके, वो भी मैं आपको कुछ हिंट देते चलूंगा। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है हमारा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी उंगलियों पर आपको याद करवा दूंगा। कैसे, क्या, सारा सब कुछ समझो। देखो, महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप पहले पैटर्न समझो। तो इफ यू पीपल नो, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, ठीक है, आप एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, आई हैव ऑलरेडी मेड कि हाउ टू लर्न दी डेट्स। डेट्स को याद करने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारा रटना पड़ता है, पैटर्न ड्रॉ आउट किया जा सकता है। ठीक, तो उस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कैसे पैटर्न ड्रॉ आउट किया जा सकता है, कैसे हिस्ट्री के साथ कंफर्टेबल हुआ जा सकता है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आप हिस्ट्री को डेट से मत पढ़ा करो, पहले कहानी पढ़ा करो, उस कहानी को फिर डेट के साथ क्या है, झोंक लगा दिया करो। कहानी को डेट्स के साथ झोंक लगाने वाली बात क्या होती है, देखो। तो जैसे यहां पे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है आपका हिस्ट्री में, जैसे आपके चैप्टर्स जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह, तो इन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं डेट्स है बहुत सारी, ठीक है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन पहली रीडिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डेट्स पढ़ो ही मत। पहली रीडिंग में तो आपको पूरी कहानी ध्यान होना चाहिए। कहानी क्या ध्यान होना चाहिए? जैसे अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें चैप्टर की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फाइन, चैप्टर हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो जैसे फ्रेडरिक सीरियो की पेंटिंग वगैरह है, तो ये तो इंडिविजुअल इवेंट्स है, तो इंडिविजुअल इवेंट्स को तो हम अकेले डेट्स के हिसाब से याद कर लेंगे आखिरी में। लेकिन एक जो कहानी बन रही है, पहले वो कहानी बनाओ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपैक्ट होता है कि वो पूरे यूरोप में आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी ये फैलते हैं। नेपोलियन आर्मी जो है तो वो इन आइडियाज को लेके जाती है। नेपोलियन आता है तो नेपोलियन कोड लेके आता है ना, नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस करता है और इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह सारी चीजें लेके आता है। लेकिन अब नेपोलियन भी हारता है, कहानी चल रही है, नेपोलियन पावर में है, नेपोलियन हारा। नेपोलियन के हारने के बाद में क्या देखने को मिलता है कि वापस कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह साइन करते हैं। अब कंजर्वेटिव्स भी ज्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्या पता था कि लोग जो थे तो वो एक बार स्वाद चख चुके थे आजादी का। तो कंजर्वेटिव्स पावर में आते जरूर, लेकिन कंजर्वेटिव्स फिर हारेंगे। तो फिर एक दौर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, तो फिर एक दौर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, और वहीं पे एक स्टेटमेंट निकल के आता है, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ध्यान है, तो मतलब वही है कि वापस से अपहेवल होता है फ्रांस में, तो जो कंजर्वेटिव्स वापस पावर में आए थे वो फिर हारना चालू होते, तो फ्रांस से वो लड़ाई चालू होती है। तो फ्रांस, बेल्जियम, ब्रसेल्स, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है जिसके चलते ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। वही एज ऑफ रेवोल्यूशन में फिर जैसे आप देखोगे रोमांटिसिज्म वगैरह, तो वो आइडियाज है, रोमांटिसिस्ट थिंकर्स वगैरह इमर्ज होते हैं, सारा सब कुछ वो पूरे आइडियाज हैं, ठीक है, तो आइडियाज वगैरह चलता रहता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे फ्रांस में अपहीवल होता है, तो फ्रांस के अपहीवल को देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो वहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि और भी जो लिबरल्स हैं, मिडिल क्लास लिबरल्स, वो भी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो अबॉलिशन ऑफ मोनार्की की बात करते हैं, नेशनलिज्म, मतलब पहले फ्रांस में अपहीवल होता है, फ्रांस में फिर क्या होता है कि पूरी तरह से मोनार्की खत्म होती है। फ्रांस को देख के और भी दूसरी जगह रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो इवेंट होता है वो फेल्ड अटेम्प्ट रहता है। तो ये एक पूरा पैटर्न था, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप स्टैंड अलोन बता रहे हो, सब आपस में जुड़ा है। नेपोलियन आया गया, नेपोलियन के जाने के बाद कंजर्वेटिव्स पावर में आए, वो भी जाएंगे। फ्रांस में जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, और दूसरी जगह भी आप जैसे देखते हैं तो वही when France needed the rest of the Europe is catching cold, वो होता है अल्टीमेटली फ्रांस में मोनार्की खत्म होती है। उसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली यूरोप में दूसरी जगह भी रेवोल्यूशन की बात होती है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इवेंट होता है। दो वहां पे जर्मनी को आजादी नहीं मिली उस समय, लेकिन ये पूरा इवेंट था कि कैसे जो नेशनलिज्म की लहर थी वो दौड़ लगाती है, ठीक है। तो एक कहानी हो गई, अब ये कहानी हो गई ना, तो इस कहानी को आप डेट के साथ इजीली एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे अब क्या, अब एक क्रोनोलॉजी में पूरा काम चलेगा। तो मैंने जो आपको बताया था कि डेट्स के साथ कंफर्टेबल होना, तो एक टेक्निक ये होती है हमारी कि हम एक क्रोनोलॉजी बना लें। तो एक कहानी हो गई, तो अब आपको पता है कि अब जो सारी डेट्स आएंगे वो एक क्रोनोलॉजी में चलेगी। रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1789 में, नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन जैसे अगर आप देखोगे तो 98, 99 वाले 1798, 99 की लड़ाइयों से पावर में आता है।
वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि नेपोलियन आने के बाद में क्या करता है, नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस करता है। नेपोलिक कोड जो है या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है जिसे, ये एक इंपॉर्टेंट डेट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, नेपोलियन हारता भी है, तो 1815 में उसकी हार हो जाती है। 1815 में ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की रहती है, आपको ध्यान रखा क्या नेपोलियन हार रहा है। फिर क्या है, नेपोलियन हारने के बाद में कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो इन्हीं कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में एक बार फिर से रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो 15 सालों तक लोग दबे रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार फूट के बाहर निकल के आते हैं। और जुलाई 1830 में जो नेपोलियन के हारने के बाद में फ्रांस में मोनार्की वापस रिस्टोर हो जाती है, ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो जाती है, ध्यान आ रहा है। तो वो बॉर्बन डायनेस्टी को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। यहां सिर्फ हम डेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां सिर्फ हम डेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, इन डेट्स की मदद से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है, चैप्टर पूरा रिवाइज हो जा रहा है, क्लियर। तो 1832 जो है, तो मतलब जैसे अगर आप देखेंगे जुलाई 1830 में क्या हो रहा है, अपहीवल होता है। अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस, जहां पे मोनार्क जो है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कंप्लीट कर दिया जाता है, जुलाई रेवोल्यूशन। फिर क्या होता है, वही खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, तो यूरोप में भी क्या होता है और दूसरी जगह भी लड़ाइयां छिड़ जाती है। तो जैसे वही आप 1830 में देखोगे तो 1830 में आपको बेल्जियम, ठीक है, ब्रोक अवे फ्रॉम नीदरलैंड। उसके बाद में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में। अल्टीमेटली ग्रीस को आजादी मिल जाती है, ठीक है। लॉर्ड बायरन वगैरह भी जैसे लड़ने जाते हैं उसकी आजादी के लिए, सारा सब कुछ। और इसका आजादी का प्रयास और पहले से चल रहा था 1821 से, लास्ट में दूंगा मैं डेट, ठीक है। वो हुआ एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड बाय रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फिर 1832 में क्या, जैसे आप देख रहे हो कि 1830 में वो फ्रांस में आपको क्या देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्यों, हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट वाली सिचुएशन डेवलप होती है। तो फरवरी 1848 में पूरी तरह से मोनार्की खत्म हो जाती है फ्रांस में, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। और उसी को देख के इंस्पायर होते हैं, तो क्या लिबरल्स भी रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो मई 1848 में लिबरल्स भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं। तो ये तो पूरी कहानी थी। इसके अलावा चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके अलावा चैप्टर में 3 कंट्री की स्पेसिफिक बात बताई गई है कि वो कैसे यूनिफाई हुए। तो उन तीनों कंट्री में कुछ कुछ डेट्स हैं। 3 कंट्री कौन कौन सी थी, एक जर्मनी, एक इटली और एक ब्रिटेन, इन तीनों का यूनिफिकेशन, ठीक है। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में अगर हम बात करें तो फेल्ड अटेम्प्ट जो है ना, फेल्ड अटेम्प्ट्स को हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, मतलब जो एक बार प्रयास किया गया लेकिन यूनिफाई नहीं करवा पाया। तो जैसे हमने यहां देखा, पहला प्रयास कब हुआ था, मई, मतलब जैसे टू बी मोर प्रिसाइज 18 मई 1848 में प्रयास किया गया था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा, लेकिन वो यूनिफाई नहीं करवा पाए। तो यहां पे फिर क्या होता है, फिर ऑटो वन बिस्मार्क जो है, तो ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर में अगर आपको ध्यान हो तो 1866 से 1871 तक क्या होता है, लड़ाई लड़ी जाती है। 7 सालों तक 3 देशों को हरा के ऑटो वन बिस्मार्क ने केसर विलियम वन जो है तो उसे क्या करवाया, राज तिलक लगवा दिया कि हाँ ठीक है, आज से तुम राजा। तो ये जर्मन यूनिफिकेशन की डेट 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फाइन। अब वैसे आप देखोगे तो इटालियन यूनिफिकेशन की बात करें तो यहां पे भी फेल्ड अटेम्प्ट की को कंसीडर नहीं करेंगे। तो गुजिपी मजीनी ने प्रयास किया 1830s के टाइम पीरियड में, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज वाले टाइम फ्रेम में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो यहां पे क्या होता है कि 1859 से 61 ये जो टाइम पीरियड रहता है, इस टाइम पीरियड में फिर प्रयास किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो जैसे चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो थे तो वो ऑस्ट्रिया को हराते, मतलब जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उसे 1859 में हरा देते हैं। गुजिपी गैरिबाल्डी पीजेंट्स की मदद लेके 1860 में क्या करते हैं, बॉर्बन डायनेस्टी जो थी स्पेन की, जो रूल कर रही थी किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज पे, उसे हरा देते हैं, ठीक है। विक्टर इमैनुअल 2 जो है तो उसे राजा घोषित कर दिया जाता है 1861 में। तो ये यूनिफिकेशन इटली का जर्मनी से पहले हो गया था। यहां ब्रैकेट में मैंने 1870 भी लिखा है, क्यों लिखा है देखो, तो अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो ऊपर वाला पार्ट जैसे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, 1858-59 में छुड़ा लिया जाता है, नीचे वाला पार्ट जो 1860 में छुड़ा लिया जाता है, ठीक है। यहां पे ये जो 1870 सेंटर वाला पार्ट है ना, वो 1870s में पोप के अंडर में जो था वो खुद मिल जाता है। तो अल्टीमेट यूनिफिकेशन तो 1870s तक होता है, लेकिन जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बता रहा हूं, वो ये है कि 1861 में राजा का राज तिलक हो जाता है, किसका, विक्टर इमैनुअल 2 का। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात हो गई। वैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में क्या है, 1688 से 1801 लंबा चला। कैसे, 1688 में प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पार्लियामेंट ने राजा से खुद पावर ले ली थी, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के। फिर एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, इंपॉर्टेंट डेट हो गई है कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में 3 ही पार्ट है, 3 ही स्टेज है। पहले पार्लियामेंट खुद इंग्लैंड के मोनार्क से पावर ले लेती है, फिर वो स्कॉटलैंड को मिलाते हैं अंडर दी एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल जाता है 1707 में,
और 1801 में फोर्सफुली क्या करते हैं, आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हो गया, सिंपल स्ट्रेट क्लियर, ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें आपने डेट्स के कंटेक्स्ट में याद नहीं किया, जिन्हें आपने स्टोरी के साथ जोड़ के याद किया है, तो वो रिलेटिवली आसान रहता है। यहां आपने क्रोनोलॉजी ड्रॉ आउट कर ली, ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है। और कुछ स्टैंड अलोन डेट्स हैं, जैसे फेडरिक सूरियो की पेंटिंग का जिक्र आता है चैप्टर में, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग कब बनाई थी, 1848 में, ये ध्यान रखने वाला। जैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हमने पढ़ा कि 1832 में साइन हुई थी, लेकिन ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो था वो स्टार्ट कब हो गया था, 1820 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होती है, ठीक है, और ग्रीक स्ट्रगल जो स्टार्ट था तो वो 1821 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये 10-11 साल तक जो लड़ाई चलती रही, तो उसका परिणाम ये मिला कि ग्रीस आजाद होता है। ज़ोल्वेरिन, अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करें तो प्रूशियन इनिशिएटिव पे जो एक कस्टम यूनियन बनाया था वो इंपॉर्टेंट था। ज़ोल्वेरिन जो है तो वो कब बनाया गया था, 1834 में। ये एक स्टैंड अलोन डेट होगी जो याद रखना होगी आपको। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में फेल्ड अटेम्प्ट था ना जर्मन यूनिफिकेशन का, तो वो मई 1848 में हुआ, तो टू बी मोर प्रिसाइज 18 मई 1848। तो एक ये स्टैंड अलोन डेट होगी बस, ठीक है। तो इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, यस और नो, मुस्कुरा के बताओ, ठीक है। पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया, सारी डेट्स भी आपके सामने आ गई है। अब आपके मन में एक और चीज होगी, वो क्या होगी, वो ये होगी कि एक बार हम स्क्रीनशॉट और ले लें। तो हियर आर द स्क्रीनशॉट्स, यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो इन स्क्रीनशॉट्स की मदद से आप इनको फ्लैश कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जब रिवाइज करना हो तब रिवाइज कर लेना, जब रिवाइज करना हो तब रिवाइज कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके सामने थी। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस पार्ट। अब आपको क्या करना है, बस इनको बार बार रिवाइज करना, तो वो डेट्स का डर जो है आपके मन से निकल जाएगा। क्लियर है। नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर जो है तो उसकी डेट्स में बहुत पहले ही समझा चुका हूं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो उससे आपको नेशनलिज्म इन इंडिया की इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो सारी मिल जाएगी। क्लियर हुआ। सो दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। अनअकैडमी प्लस पर मेरे जो कोर्स चल रहे हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होते हैं क्लास 10 के लिए। इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन यूज द कोड दिगराज, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एट दिस टाइम पीरियड अनअकैडमी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है नवंबर 9 से नवंबर 11 तक। तो जहां पर आप दिगराज कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट अप टू 40% डिस्काउंट, जहां पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ का, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ का, एंड यू कैन सेव अप टू 40%। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं और अगले वीडियोस में इसी तरह। कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।